प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र को दी विकास की सौगात। केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान चंद्रपुर राष्ट्र को किया समर्पित। नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का किया शिलान्यास। पीएम ने कहा, डबल इंजन की मदद से महाराष्ट्र का हो रहा है विकास। प्रधानमंत्री ने एम्स नागपुर राष्ट्र को किया समर्पित। प्रधानमंत्री ने नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। नागपुर मेट्रो के पहले चरण का किया उद्घाटन तो मेट्रो के दूसरे चरण की रखी आधारशिला। नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण को भी राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम मोदी आज गोवा में लगभग 2,870 करोड़ रुपए की लागत से विकसित मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का करेंगे उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने मंदिरों के महत्व को किया उजागर। कहा, मंदिर हमारे जीने का तरीका, वे हमारी विरासत और इतिहास के हैं रखवाले। हिमाचल में आज कांग्रेस की नई सरकार का गठन। सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुकेश अग्निहोत्री को दिलाई जाएगी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता शिमला में शपथ ग्रहण समारोह में लेंगे हिस्सा। मोरक्को ने फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। अंतिम 4 में जगह बनाने वाली पहली अफ्रीकी टीम बनी मोरक्को। वहीं इंग्लैंड को हराकर फ्रांस ने भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में किया प्रवेश। नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नागपुर में आयोजित सार्वजनिक समारोह में आज नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इनका पुनर्विकास 590 करोड़ रुपए और 360 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। प्रधानमंत्री सरकारी मेंटेनेंस डिपो अजनी नागपुर और नागपुर इटारसी तीसरी लाइन परियोजना के कोहली नरखेर खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान CIPET चंद्रपुर राष्ट्र को समर्पित किया। संस्थान का उद्देश्य पॉलीमर और संबद्ध उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल मानव संसाधन विकसित करना है। अमृतकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक और यशस्वी नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प तेजी से हो रहा है साकार। देश के सभी इंडस्ट्री सेक्टर को देश में से ही रॉ मटेरियल से लेकर कुशल लेबर मिले, ऐसी व्यवस्थाएं माननीय मोदी जी ने की है। गत 8 वर्षों में उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स एवं केमिकल क्षेत्र को नई ऊंचाइयां दिलाई है और इसी दिशा में चंद्रपुर में कार्यरत हुआ सिपेट संस्था का सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट CSTS भारतवर्ष में सिपेट के 46 केंद्र पेट्रोकेमिकल्स एवं प्लास्टिक मोल्ड मेकिंग के क्षेत्र में शिक्षण के साथ इंडस्ट्री को उत्तम टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। चंद्रपुर के CSTS को भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त सहयोग से 15 एकड़ क्षेत्र में करीब 51 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं एवं मशीनरी से सज्जित यह सेंटर विद्यार्थियों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान देगा और प्रतिवर्ष 1500 युवाओं को मिला शिक्षण महाराष्ट्र के प्लास्टिक उद्योगों को तकनीकी सेवाओं के साथ श्रम शक्ति प्रदान करेगा। CSTS से पढ़े युवाओं को प्लेसमेंट के साथ खुद के बिजनेस करने तक की सारी चुनौतियों में सिपेट अपना सहयोग देगी। CSTS के स्थायी परिसर का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो रहा यह लोकार्पण
चंद्रपुर एवं महाराष्ट्र के प्लास्टिक उद्योगों में विकास के एक नए अध्याय का प्रारंभ करेगा। और प्रधानमंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ नागपुर की आधारशिला भी रखी। ये एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के तहत देश में क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे की दिशा में एक अहम कदम है। एक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण इस बात को मान्यता देता है कि मनुष्य का स्वास्थ्य पशुओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। संस्थान की स्थापना 110 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से की जाएगी। सभी हितधारकों के साथ सहयोग और समन्वय कायम करते हुए ये देश भर में एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के अनुरूप अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज महाराष्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों के महान नक्षत्र का उदय हो रहा है। 75 साल के अमृत महोत्सव में 75,000 करोड़ के विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। समृद्धि महामार्ग से नागपुर और मुंबई के बीच दूरी तो कम होगी ही, ये महाराष्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है। इससे खेती किसानी को, आस्था के विभिन्न स्थलों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। पीएम ने कहा कि जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है वो सामूहिक विकास की राह आसान बनाएंगी। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होलिस्टिक विजन दिखता है। एम्स एक अपने आप में अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और समृद्धि महामार्ग दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस और नागपुर मेट्रो दोनों ही एक अलग प्रकार का कैरेक्टर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का। लेकिन ये सब एक बुके में, एक गुलदस्ते में अलग अलग फूलों की तरह जिससे निकलकर विकास की खुशबू जन जन तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है भारत की सामूहिक ताकत। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्यों का विकास। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है भारत की सामूहिक ताकत। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। बीते दशकों का हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम विकास को सीमित रखते हैं तो अवसर भी सीमित हो ही जाते हैं। जब शिक्षा कुछ ही लोगों, कुछ ही वर्गों तक सीमित थी तो राष्ट्र का टैलेंट भी पूरी तरह निखर कर सामने नहीं आ पाया। इससे पहले पीएम मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना के मॉडल का निरीक्षण किया। दोनों स्टेशनों का कायाकल्प करीब 590 करोड़ रुपए और 360 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर नागपुर और बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। वंदे भारत जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना प्रणाली से लैस है। यात्री ऑनबोर्ड हॉटस्पॉट वाईफाई सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं।
वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर से नागपुर तक 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। प्रधानमंत्री ने नागपुर मेट्रो फेज 1 राष्ट्र को समर्पित किया और नागपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास किया। उन्होंने खपरी मेट्रो स्टेशन पर खपरी से ऑटोमोटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर तक मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी, जिसे 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने नागपुर मेट्रो के फ्रीडम पार्क स्टेशन पर अपना टिकट खरीदा। पीएम ने फ्रीडम पार्क से खपरी तक नागपुर मेट्रो की यात्रा की। अपनी तरह का पहला अनूठा मल्टी लेवल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर एशिया के सबसे लंबे डबल डेकर वायाडक्ट का एक हिस्सा है। और अपनी मेट्रो यात्रा के दौरान पीएम ने छात्रों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया, जो 520 किलोमीटर की दूरी तय करता है। समृद्धि महामार्ग नागपुर और शिरडी को जोड़ता है। 701 किलोमीटर लंबे बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग को लगभग 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ये भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है, जो महाराष्ट्र के 10 जिलों अमरावती, औरंगाबाद और नासिक के प्रमुख शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। पीएम ने एम्स नागपुर का भी शुभारंभ किया। इस अस्पताल का शिलान्यास भी जुलाई 2017 में पीएम द्वारा ही किया गया था। इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया गया है। एम्स नागपुर को 1,575 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जा रहा है। यह अत्याधुनिक सुविधाओं वाला एक अस्पताल है। इसमें ओपीडी, आईपीडी, डायग्नोस्टिक सेवाएं, ऑपरेशन थिएटर और 38 विभाग शामिल हैं, जिसमें आयुर्विज्ञान की सभी प्रमुख विशेषता और सुपर स्पेशलिटी विषय शामिल हैं। यह अस्पताल महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है और गढ़चिरौली, गोंदिया और मेलघाट के आसपास के आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। और इससे पहले नागपुर में उत्साहित भीड़ ने पारंपरिक ढोल बजाकर भव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया। लोगों का अपार प्रेम देख प्रधानमंत्री ने खुद पारंपरिक ढोल पर हाथ आजमाया। और प्रधानमंत्री ने समृद्धि महामार्ग से संबंधित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा के भी दौरे पर रहेंगे। पीएम गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसकी आधारशिला पीएम ने साल 2016 में रखी थी। इस हवाई अड्डे को लगभग 2,870 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इसे स्थायी बुनियादी ढांचे की थीम पर तैयार किया गया है और इसमें सौर
अन्य सुविधाओं के साथ साथ ऊर्जा संयंत्र, हरित भवन, रनवे पर LED लाइट्स, वर्षा जल संचयन, रीसाइक्लिंग सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक सीवेज उपचार संयंत्र हैं। हवाई अड्डे के निर्माण में 3D मोनोलिथिक प्रीकास्ट बिल्डिंग, स्टेबल रोड, रोबोमेटिक हॉलो प्रीकास्ट वॉल, 5G कंपेटेबल IT इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कुछ सर्वश्रेष्ठ तकनीकों को अपनाया गया है। हवाई अड्डे की कुछ विशेषताओं में दुनिया के सबसे बड़े विमानों को संभालने में सक्षम रनवे, विमानों के लिए रात की पार्किंग सुविधा के साथ साथ 14 पार्किंग बे, सेल्फ बैगेज ड्रॉप सुविधाएं, अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर हवाई नेविगेशन बुनियादी ढांचा शामिल है। पीएम मोदी 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे और 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। पीएम 3 संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करेंगे और लोगों के लिए सस्ती आयुष सेवाओं की सुविधा भी प्रदान करेंगे। इन संस्थानों को लगभग 970 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया गया है। इनके माध्यम से अस्पताल के बिस्तरों की संख्या में लगभग 500 की वृद्धि होगी और छात्रों के प्रवेश में भी लगभग 400 की वृद्धि होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वाराणसी में काशी तमिल संगमम के सेमिनार में शामिल हुए। इस दौरान मंदिरों के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर केवल हमारी आस्था और पूजना अर्चना का स्थान ही नहीं बल्कि ये ज्ञान का भी केंद्र है। उन्होंने कहा कि मंदिर हमारी विरासत और इतिहास को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए मंदिरों के विश्व स्तर पर संरक्षण की जरूरत है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। Are not just place for faith and worship. They are social community centers. They are places for gathering. They are centers of knowledge, of culture. They are promoters of arts and craft. They are focus of economic activity. But most of all, they are keepers of our heritage and keepers of our history. They are our way of life. और विदेश मंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वो दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि सरकार भी भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। People are understanding in the world that there are different nations, different societies, different people, different faith, and each faith has to have its place in the world. But we also have to deal with the competitive advancement of other beliefs and other cultures. It is not enough just to hold our own. We have to promote, we have to present, we have to take our culture to the rest of the world. So everything that you are doing at home, we have to find a way that this message also goes around to the rest of the world. और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल। सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC.
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। G20 वित्त और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की पहली बैठक 13 से 15 दिसंबर के दौरान बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। ये बैठक भारत के G20 अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रैक एजेंडे पर चर्चा की शुरुआत को रेखांकित करेगी। बैठक का आयोजन वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के नेतृत्व में G20 वित्त ट्रैक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर केंद्रित है। ये वैश्विक आर्थिक संवाद और नीति समन्वय के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 23 से 25 फरवरी 2023 के दौरान बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। बेंगलुरु पहले G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने इस आयोजन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एक बयान दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। क्षण है। बेंगलुरु भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक की पहली बैठक की मेज़बानी करेगा। हम भारत के बेहतरीन महानगरीय शहरों में से एक बेंगलुरु से फाइनेंस ट्रैक की बैठकें शुरू कर रहे हैं, जो अपने तकनीकी उद्योग के लिए जाना जाता है। G20 वैश्विक आर्थिक चर्चाओं और अंतर्राष्ट्रीय नीति सहयोग के लिए एक अत्यधिक प्रभावी मंच प्रदान करता है। G20 के सदस्यों के अलावा हमने कई अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया है। इस वर्ष के लिए एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक समूह का संचालन करने का अवसर ऐसे दौर में मिला है जब भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाली G20 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में ये कहा था कि आज इस बात की ज़रूरत है कि विकास के लाभ सार्वभौमिक और सर्वसमावेशी हैं। वित्त मंत्रालय ने G20 वित्त ट्रैक एजेंडा में इस विचार को आत्मसात कर लिया है। माननीय वित्त मंत्री और माननीय गवर्नर RBI भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रैक का नेतृत्व करेंगे। हम वित्त प्रतिनिधियों के स्तर पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं और बाद में फरवरी में फिर से बेंगलुरु में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की योजना बनाई है। हम समसामयिक और दूरदर्शी मुद्दों की इस विस्तृत श्रृंखला पर केंद्रित विचार विमर्श करने जा रहे हैं। इसमें वैश्विक बृहद आर्थिक मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संरचना को मजबूत करना और वित्तीय समावेशन, अवसंरचना के वित्त पोषण, स्वास्थ्य वित्त पोषण, स्थायी वित्त और अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे शामिल हैं। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम के माध्यम से भारत ने बहुत ही समावेशी, लोक केंद्रित और क्रिया उन्मुख प्राथमिकताओं को एक साथ रखा है। वित्त मंत्रालय ने व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से एक मजबूत एजेंडा तैयार किया है, जो अंततः G20 नेताओं की घोषणा में शामिल होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। हमें उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री और माननीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के मार्गदर्शन में हमारी G वित्त ट्रैक के परिणाम सभी के लिए सतत और समावेशी विकास में सहायता करेंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक लचीलापन लाएंगे। हमें यह भी उम्मीद है कि इस वर्ष का G20 वित्त एजेंडा भविष्य की चुनौतियों और ज़रूरतों, विशेष रूप से विकासशील और कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए हमारी सामूहिक तैयारियों में सुधार करेगा। लगभग 40 बैठकों के माध्यम से पूरे देश में विभिन्न कार्यकारी समूह और 4 मंत्रिय स्तरीय बैठकों को कवर करते हुए हम वैश्विक आर्थिक संवाद में महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये बैठकें हमारे मेहमानों को भारत की आर्थिक सफलताओं को देखने का अवसर भी प्रदान करेंगी।
इसके अलावा निश्चित रूप से आगंतुक भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता का अनुभव भी करेंगे। हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी के लिए बेंगलुरु शहर और कर्नाटक राज्य के आभारी हैं। धन्यवाद। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।